जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज आपकी सुपर साइंस क्लास की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। टॉपिक 1 से लेके लास्ट टॉपिक तक जितना भी आपके सिलेबस में है नए पैटर्न पर वो सब कवर किया जाएगा। साथ में कवर किए जाएंगे वो क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और आगे आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है तरंग। तरंग यानी कि वेव। साइंस का टॉपिक है हमारा तरंग। तरंग यानी वेव। वेव क्या होती है? देखो, आपने कहीं पे भी कोई लहर देखी होगी, लहर, ठीक है, कहीं पे कोई भी लहर देखी होगी या कोई विक्षोभ उत्पन्न हुआ देखा होगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि पानी में जब कोई बच्चा पत्थर मारता है तो एक लहर उत्पन्न होती है। वो लहर और कुछ नहीं है, वो लहर है तरंग। तरंग यानी कि वेव, यानी कि जो कण है, कणों का कंपन या फिर कोई विक्षोभ, ये सब क्या है? तरंग कहलाता है। तरंग जो है वो क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो परिभाषा हम देखेंगे। तो परिभाषा क्या है? ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है वो होती है तरंग। मतलब ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए या ऊर्जा के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तरंग की आवश्यकता होती है, तो वो तरंग कहलाती है। तो ये यहाँ पे हमने जो तरंग की है परिभाषा देख ली है। ऊर्जा के संचरण के लिए क्या है? ऊर्जा के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तरंग की आवश्यकता होती है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बहुत ही शानदार पीडीएफ 3D डायग्राम्स के साथ में। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो पीडीएफ है इसकी साइंस की 3D डायग्राम्स में, 3D डायग्राम्स में। 3D डायग्राम्स क्यों? ताकि डायग्राम को देखकर या जो सारणी है उन सबको देखकर जो है इमेज जो होती है, याद करने की जो क्षमता होती है वो हमारे माइंड में फिट हो जाती है और याद करने की क्षमता बढ़ती है। इसके कारण जो है हम 3D इमेजेस ज़्यादा ट्राई करते हैं। वो यहाँ पे बोर्ड पे दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, तो उसकी पीडीएफ आपको यहाँ पे साइड में दिख भी रही होगी। साइड में आपको यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी जो कि आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ले लेना। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे तरंग के प्रकार। तरंग जो है वो कितने प्रकार की होती है? देखो, तरंगें कई प्रकार की होती है, तो उसको हम अलग अलग आधार पे डिवाइड करेंगे कि किस आधार पे तरंग कितने प्रकार की होती है। तो देखो, सबसे पहला जो आधार है वो माध्यम के आधार पर। माध्यम के आधार पर, माध्यम के आधार पर किस तरह कि माध्यम की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है। देखो, कुछ तरंगे तो ऐसी होती है जिनको चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है और कुछ तरंगे ऐसी होती है जिनको चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत ही नहीं होती। तो इस आधार पे हमने तरंगों को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्या होगा इसमें? पहला इसमें होगा यांत्रिक तरंग। पहला क्या होगा? यांत्रिक तरंग, जिसको हम मैकेनिकल वेव भी कहते हैं। पहला क्या है? यांत्रिक तरंग, जिसको हम मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं। ये तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मतलब जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरा हम पढ़ेंगे अयांत्रिक तरंग। दूसरा इसका टाइप क्या है? अयांत्रिक तरंग। ये किस आधार पे पार्ट है? माध्यम के आधार पर। यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। वैसे तो यांत्रिक तरंग के भी और 2 पार्ट बता देते हैं, जिसमें पहला होता है अनुप्रस्थ तरंग। पहला होता है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंग। दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है। यहाँ पे जो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग को हम यांत्रिक तरंग का भाग भी मानते हैं। इनको एक अलग पार्ट में भी डिवाइड किया गया है, एक अलग आधार पे। तो वहाँ पे हम इनको साथ में ही अध्ययन कर लेंगे। तो वो अलग आधार क्या है? वो अलग आधार ये है कि माध्यम में कणों के कंपन के आधार पर, कि जो हमारा माध्यम है उस माध्यम में आपको पता है कण होते हैं, और वो कण जो हैं वो किस तरह से कंपन करते हैं, किस तरह से मूवमेंट करते हैं, उस आधार पर जो आपकी तरंगे हैं उनको एक और पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जहाँ पे 2 पार्ट हैं इनके। यही होंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग, जिसको यहाँ पे यांत्रिक तरंग का भाग भी माना जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। साथ साथ में आप भी नोट्स जो है अपने बना सकते हैं।
आराम से धीरे धीरे करवा रही हूँ मैं, कोई जल्दी नहीं है। वैसे भी अभी तो लॉकडाउन है, तो जो आर्मी का एग्ज़ाम है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसकी आप तैयारी करते हो और जिसमें टॉपिक हो तरंग, तो उसके लिए थोड़ा टाइम आपको मिल ही जाएगा। तो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, देखो अनुप्रस्थ तरंग को समझते हम। ये आई होप आपको नीचे तक दिख पा रहा होगा। एक बार आप मुझे बता दीजिए कि आपको यहाँ बोर्ड पे नीचे तक दिखाई दे रहा है या नहीं, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है कि जो तरंगे होती है वो मानो इस दिशा में चल रही है। ये किसकी दिशा है? ये तरंगों की संचरण की या तरंगों के चलने की दिशा है, ठीक है। अब माध्यम के जो कण हैं, ये मान लो कोई माध्यम के कण है, ठीक है, ये इस तरह कंपन करते हैं 90 डिग्री के कोण पर लंबवत। मानो तरंग के संचरण की दिशा तो इस तरफ है और माध्यम के जो कण है उनके कंपन की दिशा उसके लंबवत यानी 90 डिग्री पे हो। जैसे तरंग इस दिशा में चल रही है और माध्यम के कण ऐसे कंपन कर रहे हैं, तो ये कौन सी तरंग होगी? अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी तरंग होगी? अनुप्रस्थ तरंग। उदाहरण ले सकते हैं, आजकल तो वॉशिंग मशीन में कपड़े सूख जाते हैं, लेकिन पहले गाँव में क्या होता था कि एक रस्सी बांधी जाती थी, एक टाइट रस्सी बांधते थे ऐसे, और उस रस्सी के ऊपर कपड़े सुखाए जाते थे। तो उस रस्सी को बच्चे क्या करते थे? ऐसे खींचते थे, जोर से खींचते थे या जोर से उसको झटका देते थे। तब क्या होता था, वो बार बार ऐसे ऐसे हिलती थी और बच्चों को उसमें बहुत मज़ा आता था। तो वहाँ पे वो कौन सी तरंग उत्पन्न हो रही थी? अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न हो रही थी, ठीक है। कई बार आपने भी बचपन में किया होगा शायद। तो 90 डिग्री पे जो कण कंपन करते हैं तरंग के संचरण की दिशा में, तो वो तरंग कौन सी होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंग। इसमें क्या होता है? इसमें मानो तरंगे इस दिशा में चल रही हैं, ठीक है, तरंगे इस दिशा में चल रही हैं और जो कण हैं, मानो ये कण है, ये कण भी इसी दिशा में कंपन कर रहा है। ये कण भी इसी दिशा में कंपन कर रहा है अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द। ऐसे देखो, ये तरंग चल रही है और ये मानो कोई क्या है? कण है। ये कण भी इसी दिशा में कंपन कर रहा है, ऐसे चलेंगे ये, ठीक है। तो ये क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग। क्या है ये? अनुदैर्ध्य तरंग। देखो कई बार क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि ध्वनि किसका उदाहरण है, तो जो ध्वनि है वो यहाँ पे अनुदैर्ध्य तरंग का ही उदाहरण होती है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में आप याद रख सकते हैं कि ध्वनि तरंग, और बाकी बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको हमारी PDF में दिए हुए मिल जाएंगे, तो साथ साथ में वो आप देखते रहें, ठीक है। कोई फ्री दिन मिलेगा जब आपको मॉक टेस्ट आपका लिया जाएगा, तो उस दिन ये सभी जो क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं वो भी इंक्लूड किए जाएंगे और बाकी कुछ साथ साथ हम कवर कर ही रहे हैं। अब देखो, ऊर्जा के गमन के आधार पर, ऊर्जा के गमन के आधार पर जो तरंगे हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्रगामी और अप्रगामी तरंगे। प्रगामी तरंग और एक होता है अप्रगामी तरंग। प्रगामी और अप्रगामी जो तरंग है वो आगे जब हम नोट्स वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे तब हम इसको फुल डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप याद रख लीजिए कि ऊर्जा के आधार पर, ऊर्जा के गमन के आधार पर तरंगे कितने प्रकार की हैं? तो 2 प्रकार की। पहला है प्रगामी तरंग और दूसरा है अप्रगामी तरंग। अच्छा, एक प्रकार और रह गया है, ये जो यांत्रिक तरंग है ये तो मैंने बता दी, और अयांत्रिक तरंग के बारे में नहीं बताया। बच्चे बोल रहे अयांत्रिक तरंग के बारे में नहीं बताया। तो अयांत्रिक तरंग क्या होती है? अयांत्रिक तरंगे वो होती है जिनको चलने के लिए किसी भी मीडियम की या किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तरंग को चलने के लिए। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा आप ले सकते हो प्रकाश तरंगे, जो लाइट वेव्स हैं। आपको पता है सूर्य प्रकाश का जो है प्राकृतिक स्रोत है और दीप्त स्रोत है। सूर्य से प्रकाश की किरणें आती है पृथ्वी तक, तो बीच में बहुत सारे मंडल आते हैं, जिसमें कुछ मंडल या कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे कोई भी जो है माध्यम नहीं होता, बिल्कुल निर्वात होता है। निर्वात का अर्थ जहाँ पे वायु भी नहीं पाई जाए वो होता है निर्वात। तो जब सूर्य की किरणें इतनी दूर से पृथ्वी तक आती हैं तो कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे कोई भी माध्यम नहीं होता, फिर भी वो ट्रैवल कर पा रही हैं, संचरित हो पा रही हैं और पृथ्वी तक पहुँच रही हैं। तो ऐसी किरणें या ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे या अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी
बोल दिया जाता है, तो आपको दोनों नाम ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा आपने डॉक्टर्स से काफ़ी बार सुना होगा कि एक्सरे किरणें या गामा किरणें क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यानी कि अयांत्रिक तरंगें होती हैं। तो तरंग के जो प्रकार हैं और तरंग की परिभाषा है वो हमने यहाँ पे पढ़ ली है। अब तरंग से जुड़े हुए कुछ मुख्य बिंदु है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जैसे आयाम हुआ, तरंग दैर्ध्य हुआ, संपीड़न, विरलन, इसके अलावा आवृत्ति। ये जो है टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो ये सब पॉइंट्स जो हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद में ध्वनि पढ़ेंगे और सोनार और फिर डॉपलर प्रभाव जैसे जो महत्वपूर्ण नियम है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं आयाम क्या होता है। सबसे पहले क्या देखेंगे, आयाम, जिसको जनरली ए से हम डिनोट करते हैं। आयाम क्या है, देखो यहाँ मान लेते हैं कि ये कोई कण है, ये क्या है, आपको कोई कण दिख रहा है और ये अपनी माध्य स्थिति में है। कैसी स्थिति में है, अपनी माध्य स्थिति में है। अब ये कण यहाँ पे अधिकतम विस्थापन करे, ये कण मानो यहाँ तक चला गया, कहाँ तक चला गया, यहाँ तक, और ये क्या है, x है। x क्या है, इसका कण का अधिकतम विस्थापन, क्या है, अधिकतम विस्थापन। तो जो अधिकतम विस्थापन होता है मध्यमान स्थिति से किसी कण का, वो क्या कहलाता है, आयाम ए कहलाता है। क्या कहलाता है, आयाम, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से, तो आयाम ए कहलाता है। ठीक है, यानी कि x बराबर क्या होगा, a होगा। यहाँ पे दोबारा देखते हैं इसकी परिभाषा कैसे बोली जाएगी कि जब कोई कण किसी माध्यम में अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करता है या माध्य स्थिति के इर्द गिर्द आसपास कंपन करता है, तो जो अधिकतम विस्थापन वह अपनी माध्य स्थिति से तय करता है, तो वो अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है, जिसको हम सामान्यतः ए से डिनोट करते हैं। आई होप आप आयाम समझ गए होंगे। कोई कन्फ्यूज़न रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे संपीड़न। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, संपीड़न। ठीक है, देखो एक वर्ड होता है संपीड़न और एक वर्ड क्या होता है, विरलन। ये दो वर्ड है, यहाँ पे थोड़ा ही अंतर है इनमें। क्या अंतर है देखेंगे। ये मानो कोई वेव है, ये क्या है, कोई वेव है, ये आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो कण है इनमें क्या है, दूरी है आपस में। जब कणों के मध्य, ये मान लिए कोई क्या है, दो कण हैं, कणों के मध्य जो दूरी हो वो क्या हो, ज़्यादा हो जाए। क्या हो जाए, अधिक हो जाए या ज़्यादा हो जाए। जब कोई तरंग है वो गति कर रही हो, गति करते समय उसके मध्य जो कण है उन कणों की दूरी क्या हो, अधिक हो, तो वो कहलाता है विरलन। क्या कहलाता है, विरलन। और जब कणों के मध्य जो दूरी हो वो बहुत ही क्या हो, पास हो, बहुत ही क्या हो, पास हो, कण जो है वो तरंग के साथ गति करते करते बहुत ज़्यादा पास आ जाए, नज़दीक आ जाए, तो वो क्या कहलाती है, संपीड़न। समझ गए होंगे कि जब कोई तरंग गति करती है किसी माध्यम में, तो क्या होता है कि जब कोई दो कण बहुत ज़्यादा दूर दूर हो जाएं, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, विरलन कहलाती है। और जब तरंग गति करती है और तरंग के साथ साथ जो कण हैं वो क्या आ जाते हैं, बहुत नज़दीक आ जाते हैं, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, संपीड़न कहलाती है। तो ये यहाँ पे हो गया आयाम, संपीड़न और विरलन। अब आता है आपका तरंग दैर्ध्य। क्या आता है, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को हम पढ़ेंगे। ये हम हमारे घर से जो है क्लासेस बना रहे हैं आपके लिए। ऑफिस अभी लॉकडाउन में बंद है तो साउंड का थोड़ा इश्यू हो सकता है, तो आप लोग कोऑपरेट करेंगे हमारे साथ। देखिए तरंग दैर्ध्य, जिसको हम वेवलेंथ भी बोलते हैं इंग्लिश में। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, जिसको हम जनरली लेमडा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, लेमडा से। तो देखो तरंग दैर्ध्य क्या होता है, देखो कोई भी, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ कि कोई भी माध्यम है उसमें जब कोई तरंग संचरित होती है तो कोई कण, उस कण को एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है वो कहलाता है तरंग दैर्ध्य। ये देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे ये मानो कोई कण है,
ये एक कंपन पूरा करता है। तो पहले तो ये जाएगा यहाँ तक अपनी अधिकतम स्थिति जिसको हमने अभी आयाम कहा था, फिर ये आएगा वापस यहाँ पे मध्य स्थिति पे, फिर यहाँ से ये आएगा वापस इधर अधिकतम जो इसका विस्थापन है ए यहाँ तक, और फिर पुनः ये वापस आएगा अपनी स्थिति में। मतलब इसने एक चक्कर क्या कर लिया, पूरा कर लिया। जब कोई कण अपनी मध्य स्थिति से एक चक्कर पूरा कर ले, तो एक चक्कर पूरा कर लेता है तो यह दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ठीक है, एक चक्कर जब कोई कण पूरा कर लेता है तो वो दूरी क्या कहलाती है, यहाँ पे तरंग दैर्घ्य कहलाती है। पीडीएफ में आपको पूरी डिटेल के साथ जो है इसकी परिभाषा मिल जाएगी, तो मैं लिखवा नहीं रही हूँ, साथ साथ आप पीडीएफ से देख लेना, यहाँ हम केवल समझेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप इसको इस तरह भी ग्राफ में भी देख सकते हो। ये मान लेते हैं कोई क्या है, ग्राफ है, यहाँ से कोई तरंग जो है वो चलना आरंभ करती है माना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे चला, यहाँ आया कण, फिर ये नीचे से अब यहाँ आया, तो ये इसने क्या कर लिया, यहाँ से यहाँ तक ये इसने अपना जो एक चक्कर है वो पूरा कर लिया। तो ये जो एक चक्कर होता है, ये एक चक्कर क्या कहलाता है, ये दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तरंग दैर्घ्य यहाँ पे आप समझ गए। इसके बाद में आता है आवृत्ति। क्या आता है, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, देखो जैसे ये कण था, इसने क्या लगाए, चक्कर लगाए। क्या पढ़ रहे हैं हम अब, आवृत्ति पढ़ रहे हैं। ठीक है, सॉरी, आवर्ती को ऐसे लिखते हैं, आवर्ती। तो आवर्ती को हम पढ़ रहे हैं। आवर्ती क्या होती है, वैसे तो आपको पता है कि आवर्ती जो होती है वो आवर्तकाल की उल्टी होती है, व्युत्क्रम होती है, लेकिन है क्या, इसकी परिभाषा देखेंगे। तो देखो कोई भी कण जब चक्कर लगाता है, क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, तो समय देखेंगे कि एक सेकंड में कण ने कितने चक्कर लगाए, एक सेकंड में कण ने कितने चक्कर लगाए, उन चक्करों की संख्या या उन कंपनों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। इसकी परिभाषा भी यही है कि एक सेकंड में किसी कण के कंपनों की संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। माना ये कण है, इस कण ने एक सेकंड में 5 चक्कर लगा लिए, तो ये क्या है, इस कण की आवृत्ति है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गई आवृत्ति। आवृत्ति को जनरली हम f से डिनोट करते हैं, स्मॉल f से, और इसका सूत्र होता है 1/आवर्तकाल। 1/आवर्तकाल यानी कि 1/आवर्तकाल को हम किससे डिनोट करते हैं, t से। आवर्तकाल को किससे डिनोट करते हैं, t से हम डिनोट करते हैं। अब आवर्तकाल पढ़ेंगे हम कि आवर्तकाल क्या होता है। तो देखो कोई भी कण है, उस कण के द्वारा एक कंपन पूरा करने में जो समय लिया जाता है वो समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल t कहलाता है। क्या कहलाता है, आवर्तकाल t। माना ये कण यहाँ पे है, अब ये यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया वापस, ये इसने क्या कर लिया, एक कंपन पूरा कर लिया। तो एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगा वो समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है, जिसको हम जनरली t से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, t से। इसका सूत्र 2π/ω होता है। ठीक है, और यहाँ पे हाँ, आवृत्ति का जो मात्रक है वो पूछा जाता है, वो हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक कई बार पूछा जाता है। तो ये यहाँ पे हमने कुछ जो इम्पोर्टेंट बिंदु थे तरंग से जुड़े हुए वो बिंदु देखे हैं। हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उस क्लास में हम ध्वनि पे अध्ययन करेंगे, जो कि अनुदैर्घ्य तरंग का पार्ट है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ध्वनि के साथ साथ जो सोनार है और जो डॉपलर इफ़ेक्ट है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा जो पॉइंट है तरंग के अंदर आपको नहीं समझ में आया हो। तो आपको जो है बड़ी भारी फीस देने की आवश्यकता नहीं है अब किसी कोचिंग में। पूरा जो सिलेबस है आपका वो पूरा सिलेबस यहाँ पे आराम से कीजिए और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट है वो इसका लाभ ले सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।